अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें। 25 ईयर्स ऑफ इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट 1997 टू 2022। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के द्वारा, जो कि 1 अगस्त 1997 में हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी मल्टीपल राउंड ऑफ टास्क हुई, जिसके बाद 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था विद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक है, लेकिन जो ये पीस प्रोसेस थी उसकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि क्या हुआ था, नागा फ्लैग और यजाबो जो कि एक नागा का कॉन्स्टिट्यूशन है, उन दोनों की पार्टीज़ में डिसएग्रीमेंट हो गया था, जिसकी वजह से जो ये पार्टी थी उन्होंने क्या किया, इंसिस्ट वर इनकॉर्पोरेटेड इन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, अब नागालैंड का इशू क्या आप देख सकते हो इसकी हिस्ट्री। नागाज क्या है, वो मेनली नागाज की 60 ट्राइब्स हैं जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहती हैं या फिर कुछ म्यांमार में भी रहती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ही नागा ग्रुप्स चाहते हैं कि उनको एक अलग आइडेंटिटी मिले और उनको इंडियन यूनियन से मतलब बाहर एक अपनी कंट्री चाहिए। ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल को फिर एक डिक्लेयर किया गया कि नागालैंड की इंडिपेंडेंट स्टेट है ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक है, 1980 में जो NSCN है उसको फॉर्म किया गया है बाय स्प्लिटिंग फ्रॉम द NNC। 1988 में अगेन जो NSCN है वो दो पार्ट्स में क्या हो गया था, स्प्लिट हो गई थी। एक तो जो IM के द्वारा रन किया जा रहा है इसाक महुआ के द्वारा, और एक दूसरी है जो के द्वारा, जैसे खबलांग खापलंग के द्वारा। ठीक है, अब ये जो इसाक महुआ के द्वारा जो डिमांड किया जाता है वो ग्रेटर नागालैंड की बात किया जाता है, जिसके अंदर वो मानते हैं कि जहाँ पे भी नागा ट्राइब्स रहती हैं वो सब एरियाज अलोंग विद नागालैंड और म्यांमार के पार्ट्स कुछ उनको चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे नागा ट्राइब्स रहती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ वन चाइना स्टैंड एंड्स रिलेशन विद द ताइवान। तो कही थी जो न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कर होगी। चाइना ने वार्न किया US के हाउस स्पीकर्स विजिट टू ताइवान इन डिसरिगार्ड टू इट्स वार्निंग अंडरमाइनिंग द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। आपने देखा है कि अभी क्या है, चाइना कहीं ना कहीं ताइवान को क्या कर रहा है, मतलब कि कब्जे में करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना बोलते हैं कि ताइवान मेरा ही पार्ट है, लेकिन ताइवान क्या कहता है कि नहीं मैं अपना इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो चाइना ने ऑलरेडी US के जो हाउस स्पीकर्स हैं वो अभी विजिट करे थे, उन्होंने US के जो स्पीकर हैं उन्होंने ताइवान में विजिट किया था, तो उनको वार्निंग दे दी है कि आप रीजनल की पीस और स्टेबिलिटी के लिए अब मतलब कि कुछ भी ऐसा मतलब ना बोलो कि वहाँ की जो पीस एंड स्टेबिलिटी है उस पर हानि पहुँचे। इसके अलावा USA ने वन चाइना पॉलिसी को मेंटेन करके रखे 1970s के बीच में, जिसके अंदर USA ताइवान को चाइना का पार्ट ही मानता है, लेकिन इसकी USA की अनऑफिशियल टाइज भी हैं ताइवान के साथ, जिसमें इस एक USA की स्ट्रेटेजी जिसे स्ट्रेटेजिक और डेलिब्रेट एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी है क्या, ये पॉलिसी है जिसके अंदर चाइना बोलती है कि चाइना की गवर्नमेंट एक ही है और चाइना की कोई अलग सेपरेट स्टेट नहीं है, स्पेशली ताइवान और हांगकांग बोलता है। ठीक है, इसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर जैसे और कंट्रीज हैं जिसके साथ चाइना का कुछ डिस्प्यूट रहता है, जैसे ताइवान हो गया, तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग, चाइना बोलता है कि ये सिर्फ मेरा है और ये इनसेपरेबल पार्ट है ऑफ मेनलैंड चाइना। ठीक है, इंडिया की क्या पॉलिसी है ताइवान को लेके। इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है 1949 से, लेकिन उसके अभी भी इंडिया के कोई फॉर्मल टाइज नहीं है ताइवान के साथ। 1995 में इंडिया और ताइवान ने कुछ ऑफिशियल टाइज को एस्टेब्लिश किए थे, कुछ ऑफिस को हर एक कंट्री में, सो दैट दोनों डिप्लोमेटिक फंक्शन में काम कर सके, कॉमर्स, कल्चर एंड एजुकेशन में। हाईवर 2010 के बाद इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना की एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लेके। ठीक है, तब से इंडिया ने क्या कर दिया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी स्टार्ट करी है, साइन की है ताइवान के साथ। ताइवान के बारे में क्या है, इसको ताइवान को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द इंपीरियल किंग डायनेस्टी ऑफ द चाइना, जो कि जापान से पहले टेक ओवर से पहले मतलब 1895 में जापान ने ताइवान को टेक ओवर कर लिया था, लेकिन उससे पहले किंग डायनेस्टी के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। जब जापान हार गए वर्ल्ड वार सेकेंड में, तो इसका कंट्रोल चाइना के पास चला गया वापस, और इंडिया वन ऑफ द प्रायोरिटीज कंट्री है ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी में। फाइन, नेक्स्ट है इंडिया मालदीव्स साइन 6 एग्रीमेंट्स। अगेन ये इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होगी। अभी क्या हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अपग्रेड कर रहे हैं दोनों नेशंस के बीच में। तो जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो कौन कौन से एरिया में हुए हैं, ऑन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हाउसिंग, ताकि इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी बनी रही। इंडियन ऑलरेडी अनाउंस करे कि वो $100 मिलियन फ्रेश लाइन ऑफ क्रेडिट क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा मालदीव्स में, सो दैट वहाँ पे डेवलपमेंट हुए। इससे पहले भी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करी थी फॉर द ग्रेटर माले ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है जो माले को लिंक करता है इंडिया के कुछ नियर बाय आइलैंड का। दोनों नेशन ने एग्री किया हुआ है कि वो ट्रांसनेशनल क्राइम्स और टेररिज्म के ऊपर फाइट करेंगे। ठीक है, इंडिया और मालदीव की क्या रिलेशन आप देखते हो। मालदीव बहुत स्पेशल प्लेस है इन द इंडियाज़ की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। इंडिया मालदीव ऑलरेडी काफ़ी और जो इशूज़ थे या जो स्ट्रेस लेने वाले इशू थे उनको रिजॉल्व कर चुके हैं, जैसे ओवर द मिनिको आइलैंड थ्रू द मेटूम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1976, जिसमें मिनिकोय को इंडिया का पार्ट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, डिफेंस और सिक्योरिटी में देखो 2016 में इंडिया मालदीव ने कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस भी साइन किया था। इसके अलावा एक्यूबेरिन एक मेजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंटर मालदीव्स की आर्मी में होती है। ठीक है, मालदीव इसके अलावा सागर का पार्ट है, दैट इज़ जो इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, सो दैट हम इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसमें हम सिक्योरिटी और ग्रोथ प्रोवाइड कर सके। वही इंडिया के द्वारा 2015 में अनाउंस की गई थी एज इट्स विजन फॉर द इंडियन ओशन। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट कोऑपरेशन में 2018 में इंडिया ने $1.4 का इकोनॉमिक पैकेज भी दिया था मालदीव को, सो दैट वहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली मालदीव को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ पावर टैरिफ पॉलिसी, नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अभी क्या है, पावर तारीफ पॉलिसी को रिव्यू करते हुए जो पार्लियामेंट्री पैनल है एनर्जी पे, उन्होंने रिकमेंड किया है कि कंट्री में पावर के ऊपर जो भी तारीफ रखते हैं, टैक्स लगते हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो इसका मतलब स्टेट्स और यूनियन दोनों को इक्वल राइट है कि वो उस पर कोई भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है कि लास्ट जो तारीफ पॉलिसी 2016 में हुआ था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के 4 ईज पे फोकस किया था कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल होनी चाहिए और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या रिकमेंडेशन है। ऑब्जर्वेशन यही है कि जो भी स्टेट्स में जो तारीफ स्ट्रक्चर है, आप देखना डिफरेंट स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो डिफरेंट है, जो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वेरिड डिफरेंट तारीफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिकमेंडेशन है कि तारीफ स्ट्रक्चर को थोड़ा ईजी बनाना चाहिए और यूनिफॉर्म बनाना चाहिए थ्रू आउट द स्टेट्स। ठीक है, पुअर एफिशिएंसी है क्योंकि पावर प्लांट्स को आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, और जो टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज है वो 21% नहीं। अगेन इसको हमने एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है सो दैट ये जो लॉसेज है उसको हम रिड्यूस कर सकें। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स अभी भी सबसे ज़्यादा मतलब वही चल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी अभी भी बहुत कम है, तो यही है कि हमें सबसे पहले कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एमिशंस को हमें कम करना है। इसके अलावा कंसर्न है ओवर द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो एफर्ट्स ले रही है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा लॉस में रहती है। ठीक है, तो ये किसमें तारीफ पॉलिसी को मेंट करना चाहिए सो दैट हम क्या करें, जैसे भी सिनेरियो चेंज हो रहा है तो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है लोकसभा पासेस द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। तो कई जो न्यूज़ एनवायरमेंट में कवर होगी, इस बिल से हम 1972 के बिल को अमेंड करेंगे जो सभी वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। की प्रोविजंस क्या हैं, कंप्लायंस विद साइट्स। ठीक है, अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मैनेजमेंट अथॉरिटी को डेजिग्नेट किया है और एक साइंटिफिक अथॉरिटी को भी, जो एडवाइस देगा कि किस तरह से किसी भी स्पीसीज़ का अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके सर्वाइवल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ जो शेड्यूल्स होते हैं इसके अंदर 6 to 4 उनको ईजी करेंगे। इसमें स्पेशली जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 2 में है और प्लांट्स 1 में है, अब न्यू शेड्यूल होएगा फॉर स्पेसिमेन अंडर साइड्स, जिसमें हम वर्मिन के शेड्यूल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, वर्मिन वो तरह के होते हैं जैसे जो इन्वेजिव स्पीसीज हो। ठीक है, इसके अंदर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज देख लेते हैं। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के इंपोर्ट, रेट और प्रोलिफरेशन को रेगुलेट कर सकती है। कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज, इसके अंदर अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा जो सभी जितने भी स्टेट में जो सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसके कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा और मेंटेन करेगा। कंजर्वेशन रिजर्व देख लेते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का एरिया है उसको एज अ कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है अगर वहाँ का फ्लोरा और फौना प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सरेंडर फॉर कैप्टिव एनिमल, इन्होंने बोला है अगर कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से किसी भी कैप्टिव एनिमल, मतलब कि अगर आपने कोई एनिमल पाल रखा है उसको अगर आप सरेंडर करते हो, किसी भी एनिमल प्रोडक्ट्स को सरेंडर करते हो तो वो कर सकता है टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। ठीक है, इसके अलावा साइट्स क्या, इट मीन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, सो दैट जो भी वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स में ट्रेड होता है वो उस स्पीसीज के सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। सस्टेनेबल वे में हमें ट्रेड करना है ताकि इकोनॉमी
इकोनॉमी भी अच्छी चलती रही और वो पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल की स्पीसीज एंडेंजर्ड भी ना हो या थ्रेटन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इशूज़ गाइडलाइंस ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। तो गाइस सबसे पहले हम पोषण अभियान 1 पढ़ते हैं। ये एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन था जो 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका एम यही था कि हमें क्या करना है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे या जो वुमेन्स हैं या फिर जो एडोल्सेंट गर्ल्स हैं, जो भी टीनेजर गर्ल्स हैं, उनको हमें क्या करना है, उनके अंदर स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग उतना वेट नहीं है या जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं या एनीमिया, उनको हमें डिक्रीज़ करना है। स्टंटिंग को 2% डिक्रीज़ करना है, अंडर न्यूट्रिशन को 2%, एनीमिया को 3% और जो लो बर्थ वेट, जन्म के वक्त जो बच्चों का वेट कम होता है उसको भी 2% तक कम करना है पर एनम हर साल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्रूव किया गया है ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन और अगले 5 साल के लिए इसको पीरियड के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2021-22 to 2025 में। स्कीम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एक है न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर पोषण थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होगा सो दैट हम जल्दी से बच्चों को स्टिमुलेट कर सकें। आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न, हम उसको और मॉडर्न बनाएंगे और सक्षम आंगनवाड़ी को भी अपग्रेड करेंगे। क्या क्या चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, सबसे पहले आंगनवाड़ी सर्विसेज को जो पोषण 2 स्कीम है उसको हर एक एलिजिबल बेनिफिशियरीज के लिए ओपन रखेंगे। जो भी चाइल्ड का आधार नंबर होगा वो मैंडेटरी नहीं होगा अगर उनको कुछ बेनिफिट्स लेने हैं। इस स्कीम के अंदर जो भी एडोल्सेंट गर्ल्स हैं या टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं उनको रिवाइज करके टू एडोल्सेंट गर्ल्स उन एज ग्रुप में डाला जाएगा टू 14 to 18 ईयर्स इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जैसे असम नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया जहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, जो एज ग्रुप 11 से 14 साल, मतलब पहले जो 11 से 14 साल की गर्ल्स थी वो ही सिर्फ इंक्लूड थी, लेकिन अब 14 से 18 साल की भी इंक्लूड रहेंगी। गाइडलाइन फोकस, इसका फोकस मेनली है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाए टू बेनिफिशरीज और स्पेशली लोकल जो ग्रो फूड होता है वहाँ का जो लोकली जो वहाँ पे खाना उगता है उसको दिया जाए। मिलेट्स को मैंडेटरी सप्लाई किया जाएगा एटलीस्ट हफ्ते में एक बार। इसके अंदर हमने कुछ और स्कीम्स को भी इंटीग्रेट किया है आयुष के, जैसे आयुर्वेदा, योगा, इन सब के। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो नोडल पॉइंट होगा जो इन सब स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करेगा। ठीक है, अब हमारी छोटी छोटी न्यूज़ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी क्या है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टर है उसके टेन्योर का एक्सटेंशन किया गया अंडर द सेंट्रल विजिलेंस अमेंडमेंट 2021 और इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। एक्ट ने क्या किया है, इन डायरेक्टर के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया है, जो कि इनका फिक्स टेन्योर होता था एटलीस्ट 2 ईयर्स का, अब उसको मैक्सिमम 5 साल तक इन्होंने बियॉन्ड मतलब एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार दिया सकता है, ओनली 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब है कि अगर सपोज करो किसी का डायरेक्टर का टेनर है 5 साल, अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है तो आप उसको सिर्फ 2 साल ही बढ़ा सकते हो और एक बार में सिर्फ 1 साल का बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एकदम से 5 साल बढ़ा दिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करता है मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ के केसेस को। ये और एक्ट्स को भी एनफोर्स करता है जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फाइन, नेक्स्ट है क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या है, वेस्ट बंगाल में 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी पावर है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है जो कोई भी असेंबली में अपने लॉ को पास कर सकती है सिंपली एक ऑर्डर इशू करके, और सेंटर कोई भी इस मैटर पे कुछ नहीं कहता। जो सेंटर की परमिशन है वो रिक्वायर्ड जब होती है जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करते हो, तब आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि रेलवे आपको पता है सेंट्रल्स में आता है ना। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यूएन ने अपनी 10th NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी है और NPT क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी जमाखोरी नहीं करनी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका एम था कि जो लोग जो न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ में बने हुए हैं तो उसकी स्प्रेड को प्रिवेंट करना, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को और ज़्यादा इंकरेज करना, और डिसआर्मामेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग न्यूक्लियर वेपन या ज़्यादा ज़्यादा आर्म रेस में लगे हुए हैं तो वहाँ उसको रोकना। ठीक है, ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी 1968 में और फोर्स में आई थी 1970 में। 1995 में इसको एक्सटेंड करके इंडेफिनिट टाइम के लिए कर दिया गया था। इसकी 191 पार्टीज़ हैं, इंडिया अभी तक इसकी पार्टी नहीं है। ये एक सेफगार्ड सिस्टम एस्टेब्लिश करती है अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है उद्यम पोर्टल।
अभी का जो उद्यम पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन है ऑन द ऑफ द, ये उद्यम पोर्टल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। उस पर जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 2020 में लॉन्च हुए थे, जिसके अंदर जो एमएसएमईज है वो खुद को रजिस्टर कर सकती है अगर उसको कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है, और या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब कि अगर कुछ उसको लोन्स चाहिए। ठीक है, एमएसएमईज को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, फुली डिजिटलाइज्ड है, और जो भी एमएसएमई जो रजिस्टर्ड है उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसको इंटीग्रेट किया गया है विद द डाटाबेस ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझ रहे हो कि कितने लोग इंक्लूडेड है फाइनेंशियली। ठीक है, ये देखता है कि अक्रॉस द कंट्री कितना एक्सटेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, बाय इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज द पेंशन सेक्टर। ठीक है, 3 पैरामीटर्स होते हैं इंक्लूडिंग असेस, यूसेज एंड क्वालिटी, 97 इंडिकेटर्स पे। ठीक है, इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया और इसका कोई बेस ईयर नहीं है, सभी एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। ठीक है, इंडेक्स जो 2021-22 का, इसमें 56.4% ये इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 53.9, और इसमें ग्रोथ देखने को मिला है हर एक इंडेक्सेस में, जैसे 97 के 97 इंडिकेटर्स में। नेक्स्ट है हेल फायर R9X मिसाइल। इसको यूएसए के द्वारा यूज़ किया गया फॉर अ ड्रोन स्ट्राइक। इसको निंजा मिसाइल भी बोलते हैं, जो वेपन होता है जो वॉरहेड नहीं कैरी करता है, एंड इसके अलावा ये रेजर शार्प ब्लेड्स को डिप्लॉय करता है टर्मिनल से टुवर्ड्स अटैक टारगेट। ठीक है, इसका काम ये है कि थिक स्टील शीट्स को तोड़ना या फिर कुछ टारगेट को कट डाउन करना यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स प्रोपल्शन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम टीबी, कम्युनिकेबल डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर स्प्रेड हो सकती है। इंडिया का विजन है टू एंड टीबी, तो इसका मन यही था कि भी 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, लेकिन जो हम 2000, क्योंकि ग्लोबल जो टारगेट है वो 2030 का, लेकिन हम चाहते हैं 5 साल पहले हम अपने इंडिया से उसको एलिमिनेट कर दें। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए गए टू चेक टीबी, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। ठीक है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। लास्ट न्यूज एक पर्सनैलिटी है न्यूज़ में, दैट इज अ पिंगाली वेनिया का। ठीक है, अभी क्या है, नेशन ने होमेज पे किया है, मतलब कि इनको एक तरह से वो किया है, श्रद्धांजलि दी है टू पिंगाली वेनिया, जो कि इंडिया के नेशनल फ्लैग की आर्किटेक्ट थी। शी वॉज बोर्न इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, शी है या पी है, ही है। ठीक है, ही है। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। फ्रीडम फाइटर भी थे और गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ठीक है, इन्होंने न्यू फ्लैग डिज़ाइन किया था फॉर द नेशनल कांग्रेस पार्टी 1921, और जिसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में। इन्होंने इट सर्व्ड एज अ टेम्पलेट ऑन विच द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग इवॉल्व। फाइन, तो गाइस जो डेली करंट अफेयर 3 अगस्त के वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।